डियर फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन कि किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये बेसिकली तीन प्रोसेस हैं इसके या तीन स्टेप हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तीसरा है सेक्रीशन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि फिल्ट्रेशन में कि ब्लड जो भी है अफरेंट आर्टियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर हो जाता है, और इसमें जो फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स हैं जैसे वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये इनसाइड या अंदर की तरफ ग्लोमेरुलस के मूव कर जाते हैं। जबकि नॉन फिल्ट्रेबल जो छन्ने वाले नहीं हैं वो कंपोनेंट जैसे सेल्स है, एल्बुमिन एट्सेट्रा, ये वाया इफरेंट आर्टियोल से वापस आ जाते हैं। इफरेंट आर्टियोल फिर इनको रिसर्कुलेट होने के लिए कर देता है। अगर करीब करीब ये जो हम ब्लड सर्कुलेशन है उसका 20% ब्लड जो पंप हार्ट के द्वारा होता है वो किडनी में आता है प्रत्येक मिनट में। 20% जो ब्लड है वो किडनी में फिल्टर होने के लिए आ जाता है, और जो बच जाता है वो टिश्यू परफ्यूज़न और गैसियस एक्सचेंज के काम आ जाता है। दूसरा पार्ट है इसका रीएब्जॉर्प्शन, कि ये पुनः शोषण किस तरह से होता है, दोबारा जो इसका फिल्टर आ रहा है वो किस तरह से शोषित हो जाता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स और आयन विल रीएब्जॉर्ब इन सर्कुलेशन। मॉलिक्यूल्स और आयंस, अब मॉलिक्यूल कौन से हैं? जो लार्ज मॉलिक्यूल है स्पेशली जैसे प्रोटीन है। आयंस में सोडियम आयन, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये रीएब्जॉर्ब होके आ जाते हैं वापस। सिंपल मैकेनिज्म है कि जो भी प्लाज्मा फ्लूइड ब्लड के थ्रू आ रहा है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट से ये वाटर और आयंस रिमूव हो जाते हैं एज ए फ्लूइड ड्यूरिंग ऑस्मोलैलिटी। ये फ्लूइड जो वेस्ट के फॉर्म में होता है वो यूरेटर से होकर के ब्लैडर में एक्यूमुलेट होकर के एक्सटर्नल यूरिथ्रा की तरह बाहर निकल जाता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। तीसरा प्रोसेस है सेक्रीशन। कि सेक्रीशन क्या है? सेक्रीशन का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें से सेक्रीट हो रही है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें से हाइड्रोजन आयन है, क्रिएटिनिन है एंड ड्रग्स, ये रिमूव हो जाती है, ये वापस चली जाती है, और ये बेसिकली होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। इसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट्स के होते हुए ये निकल जाता है, जो एंड प्रोडक्ट इसका यूरिन बना देता है। दूसरा हम लेते हैं इसमें कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो पहला स्टेप इसका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है कि जो फिल्टर में एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट हैं ब्लड के वो यूरिन में आ जाते हैं और उससे यूरिन निकल जाता है, जो पहले मैकेनिज्म में बताया। अब जो सब्सटेंस सेक्रीट होते हैं वो यूरिन में वो क्या क्या हैं? इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड वाटर। अब मेटाबॉलिक में क्या क्या है? मेटाबॉलिक में यूरिया, क्रिएटिनिन है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये इससे बाहर निकल जाते हैं। और जो वाटर है जो यूज़ नहीं होना इस वाटर का बॉडी के अंदर वो बाहर निकल जाता है। अब इसमें ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखें कि जो भी प्लाज्मा इसमें से वाटर और जो ब्लड के साथ है वो अफरेंट आर्टियोल से अंदर आएगा। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर या बाउमन कैप्सूल है। बाउमन कैप्सूल्स के अंदर हमने ये ग्लोमेरुलर स्पेसेस हैं, ये पोडोसाइट्स हैं, ये ब्लू कलर के जो आ रहे हैं ये पोडोसाइट्स हैं। बीच में ये मेसेंचियम सेल्स हैं जिनकी 30 से 40% है। इसके बाद ये ग्लोमेरुलर पूरा कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलर। इसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उनकी सेल्स हैं, ये चले जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पोडोसाइट्स हैं जिनको हम फूड लाइक अपीयरेंस कहते हैं या फूड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इनका काम क्या होता है? ये जो रिटेनिंग जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं स्पेशली प्रोटीन्स को ये
एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको जो है यूरिन के साथ बाहर जाने नहीं देती। ये जो पोडोसाइट्स हैं, ये इनका मेन फंक्शन ये है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके और फिर ये सर्कुलेशन में भेज देते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की वैल्यू नॉर्मल होती है। अब एक चीज़ आती है कि ब्लड इसमें यूरिन में प्रोटीन कैसे आने लगता है। वो कंडीशन जिसमें यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, इसको हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। और प्रोटीनूरिया क्या होता है कि जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं वो अगर डैमेज हो जाती हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें से पास आउट होकर के निकलने लगते हैं, जिससे हम इसको कहते हैं कि ये अब यूरिन के अंदर प्रोटीनूरिया कंडीशन आ गई है। अब इसका और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, जो हम इसमें प्रेशर देखते हैं, कितना प्रेशर होगा इस ग्लोमेरुलर में, या जो बाउमन कैप्सूल है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है एफरेंट और इफरेंट में अगर आप देखें, ये एफरेंट आर्टियोल्स है, इसके अंदर से प्लाज्मा आया है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होना है। तो ये फिल्ट्रेशन में जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 55 होता है। इसके बाद ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो 15 होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन अक्सर कोई एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन प्रेशर या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि अगर आपको फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है तो उसके लिए GHP यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसको माइनस कर दें किसको, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दें और उसको जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से घटा दें, तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा। ये आप देखें कि ये 55 है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 45 हो गया। तो 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको अक्सर पूछा गया सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, वो 10 होता है। अब इसके बाद कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस का है वो 55 है। और GFR किस चीज़ पे डिपेंड करता है, GFR जो है रीनल आर्टीरियल प्रेशर। रीनल आर्टीरियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो GFR ज़्यादा होगा, रीनल आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो GFR भी कम होगा। नॉर्मल ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होता है, ये 90 से 120 मिली ml प्रति मिनट प्रति 1.72 मीटर स्क्वायर होता है। फिल्ट्रेशन प्रेशर, अभी जो लास्ट में हमने डिस्कस किया, फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। फिल्ट्रेशन प्रेशर का अगर हम नेट वैल्यू देखें वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। GFR कितना होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये नॉर्मली 60 और उससे हाई होना चाहिए। GFR की वैल्यू 60 और उससे हायर होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इससे बिलो होगा तो किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अगर GFR 15 से कम यानी 15 से कम आ रहा है तो ये रिजल्ट है कि आपका किडनी फेल्योर की तरफ इंडिकेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वाटर फिल्ट्रेट, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो तत्व जो फिल्टर नहीं हो पाए, छन नहीं पाए, वो बचते हैं, वो क्या हैं, उनमें वाटर है, यूरिया, केराटिन, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज एंड वेरियस आयंस हैं। इसके बाद है GFR शुड बी मोर देन 60 इज़ ए गुड साइन। अगर GFR किसी भी पेशेंट का 60 अगर आता है तो बहुत अच्छा साइन है, और अगर केराटिन 1.2 से कम आता है तो ये बहुत अच्छा साइन है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये 55 होता है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो नॉर्मली है 125 ml पर मिनट। अब इसके बाद हम आते हैं सीधे नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो है किडनी की यूनिट स्ट्रक्चर है जिससे सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इसकी लंबाई 30 से 55 mm होती है। इनकी संख्या अगर देखी जाए करीब 10 लाख से 10,20,000 एक किडनी में होती है। करीब 22-25 लाख अगर जो है नेफ्रॉन दोनों किडनी में एक ह्यूमन के इसमें होती है। पार्ट्स में अगर देखें तो इसके 4 पार्ट हैं नेफ्रॉन के। पहला है रीनल कॉर्पसेल्स,
दूसरा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनली है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिनको शॉर्ट में पीसीटी, लूप ऑफ हेनली को एलओएच, डीसीटी ये कहा हमने। ये दो तरह के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, दूसरा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है किडनी में ये 85% इनकी संख्या है और बाकी क्लोज, और दूसरा जक्स्ट्रामेडुलरी है वो 15% होता है, जो कि ये क्लोज होता है मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो मेडुला है किडनी में उसके पास में होता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं नेफ्रॉन के, तो नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक ग्लोमेरुलस है, दूसरा है ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस को अगर आप देखें तो ग्लोमेरुलस में इनका काम क्या है, ये ग्लोमेरुलस जो है नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी थिन वॉल्ड कैपिलरीज का एक कलेक्शन है जो कि एफरेंट आर्टियोल से मिली हुई ये ब्लड को अंदर लाती हैं और इफरेंट आर्टियोल से ब्लड को वापस ले जाती हैं। दूसरा है ट्यूब्यूल्स में, अगर ट्यूब्यूल्स की इसकी स्ट्रक्चर को देखें, ट्यूब्यूल्स किन किन चीज़ों के बने हैं, तो ये बाउमन कैप्सूल्स के हैं, डबल वॉल्ड एपिथेलियम लेयर होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये लोकेटेड होती है कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में है। लूप ऑफ हेनली को देखें तो लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग भी है, असेंडिंग दोनों हैं, लोकेटेड इन मेडुला, ये मेडुला में स्थित होती हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगर आप देखें तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हाईली कॉइल्ड है, लोकेटेड इन कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द किडनी है। कलेक्टिंग डक्ट इसका लास्ट पार्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, स्ट्रेट यानी सीधी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स से मेडुला तक के रहती हैं और ये रीनल पेल्विस में आकर खुल जाती हैं। करीब करीब 150 लीटर पानी जो है प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन जो है ग्लोमेरुलाई से फिल्टर होता है और उसमें से 99% फिल्ट्रेट जो है शोषित हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये, तो नेफ्रॉन में अफरेंट आप देख रहे हैं कि अफरेंट आर्टियोल से ये ब्लड आ गया, यहाँ से आया और ये जो कार्डियक आउटपुट का 20% ब्लड जो है इसमें से अंदर हो गया, ये इसका ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, बाइकार्बोनेट एंड अमाइनो एसिड रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे क्रिएटिनिन, ड्रग्स और प्रोटॉन आयंस वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद ये नीचे चलेगा तो ये पार्ट आ जाता है ये है डिसेंडिंग लूप, ये लूप ऑफ हेनली है पूरा, ये लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट हैं, ये है आपका डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है। तो डिसेंडिंग लूप में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डिसेंडिंग में चलेंगे तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ आते हैं तो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल कंडीशंस हैं। यहाँ पे एक पैराथायराइड हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन है। ये दो हार्मोन क्या करते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मोर एनर्जी इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये वर्किंग यहाँ पे होती है इसकी। यहीं पे आपका एक हार्मोन है जिसको हम ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो एक्सेसिव पानी को जाने से रोक लेता है। अगर ये ADH कम हो जाता है तो पॉलीयूरिया की कंडीशन यानी यहाँ से पानी ज़्यादा निकलना चालू होता है। ये ADH जो है ये आपके पिट्यूटरी के कंट्रोल में है और ये कंट्रोल किया रहता है कि जो पानी है उसको बॉडी के होम्योस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन रखे, जिससे कि ये पानी बाहर ज़्यादा ना जा सके। इसके बाद ये आकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में भी ADH का है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके वापस कर दें, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर के यूरिन बना देती हैं और वो पेल्विस और एक्सटर्नल यूरिथ्रा के माध्यम से बाहर निकल आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में क्या है। तो अगर एक छोटा सा हमने ये साइकिल इसकी बताई है कि इसमें दो चीज़ें हैं, नेफ्रॉन और सर्कुलेशन है। तो नेफ्रॉन से जो चीज़ सर्कुलेशन में जा रही है वो रीएब्जॉर्प्शन है और सर्कुलेशन से जो नेफ्रॉन में जा रहा है वो सेक्रीशन है। अगर इनकी डेफिनेशन देखें कि रीएब्जॉर्प्शन क्या है,
तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट यानी ठोस पदार्थ और पानी जो है वो नेफ्रॉन से दोबारा सर्कुलेशन में वापस हो जाता है, तो उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और सेक्रीशन ये है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द नेफ्रॉन। अगर सर्कुलेशन से नेफ्रॉन में यही चीज़ वापस चली जाती है तो इसको हम सेक्रीशन कह देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, जो वहाँ पे एडीएच का है कि पानी का पुनः शोषण हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसमें दो है कि प्लाज्मा वॉल्यूम की कंडीशन कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम, फॉल इन प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है तो इससे क्या होगा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, वाटर जो है सेल से निकलना चालू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा में इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब इसको स्थिति को बताने के लिए यहाँ पे एफरेंट सिग्नल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में जा करके इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ये स्टिमुलेट होने से क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर जो यहाँ पे लगे हुए हैं उसको कंट्रोल करेंगे, जो एडीएच की मात्रा को बढ़ा देगा। एडीएच की मात्रा बढ़ने से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन जो इंक्रीज़ कर रही थी वो नॉर्मल पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें कि इसमें वाटर की प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो ऑस्मोलैरिटी और प्लाज्मा की कम हो जाएगी, जिससे कंसंट्रेशन जो कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कम होने से ये सिग्नल फिर ऑस्मो रिसेप्टर के माध्यम से हाइपोथैलेमस में जाएंगे। हाइपोथैलेमस इनको सिग्नल भेजेगा ऑस्मो रिसेप्टर को, जो एडीएच की वैल्यू को कम कर देगा। थैंक यू। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। आप इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए तो आप इसको इनबॉक्स में आ करके क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो भी इसमें आ रहे हैं लोग उनको ऐड कर दीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।